हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जेसीईआरटी का यूनिट बी का पोयम माय मदर। और आज हम लोग माय मदर पोयम स्टार्ट करने से पहले उनके कवि के बारे में जानेंगे जिनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस जो यह जो पोयम है माय मदर, इनके कवि का नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। अभी हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे एपीजे अब्दुल कलाम थे कौन और कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, उनका पूरा जीवन जो था वो कैसा था। सबसे पहला देखो, जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उनका जो जीवन था स्टार्टिंग मतलब बर्थ से लेकर लगभग जब तक वो सक्सेस नहीं हुए थे अपने लाइफ में, तब तक जो है उनका जीवन बहुत ही कठिनाई से भरा पड़ा था। मतलब देखो, ऐसे बोला जाता है जब कभी भी एपीजे अब्दुल कलाम का जब जन्म हुआ था और जिस फैमिली में जन्म हुआ था ना, वह फैमिली ना ही बहुत ज्यादा अमीर थी ना बहुत ज्यादा गरीब थी, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली थी। बहुत मुश्किल से जो है खाना पीना चल पाता था, भोजन की व्यवस्था कर पाते थे उनके माता पिता। उनके पापा जो थे वो नाव चलाया करते थे, उनकी माँ हाउस वाइफ थी और उनका जो जन्म जब हुआ था उनके घर की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। पहले तो उनका जो फुल नाम था एपीजे अब्दुल कलाम का, एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो शॉर्ट नेम है। उनका फुल नाम जो था अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। क्या नाम था? अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु जो है वो 27 जुलाई 2015 में हुई थी। वॉज एन इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड स्टेट्समैन हु सर्व्ड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। अब वो जो थे एक भारतीय, एक वैज्ञानिक रह चुके थे, एक स्टेट्समैन भी थे। मतलब स्टेट्समैन का मतलब होता है कोई ना कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री पद, जो भी पद होती है उससे रिलेटेड। तो वो जो थे वो हमारे भारत देश के 11th प्रेसिडेंट थे, यानी कि 11वें नंबर पे वो राष्ट्रपति बने थे। और इनका कार्यकाल जो रहा था वो 2002 ईस्वी से लेकर 2007 ईस्वी तक का रहा था, 5 साल का। किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की जो अवधि होती है एक, वो 5 ईयर्स की होती है। अभी हम लोग के ही प्रधानमंत्री जिनका 5 साल पूरा होने वाला नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, 2024 में उनका कार्य समाप्त हो जाएगा। अगर वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो फिर से वो प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे, वरना कोई दूसरी को आएंगे, ठीक है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है और उनमें जो भी लोग होते हैं जो कार्यरत होते हैं, हर एक की जो अवधि होती है वो हमारे 5 साल की होती है। 5 साल के अगर अंदर वो अच्छा करते, जनता को अगर पसंद आएंगे तो वो फिर से आ जाएंगे उस पोस्ट पर, और अगर जनता को पसंद ना आए तो वो हट जाएंगे। आगे ही वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन रामेश्वरम तमिलनाडु एंड स्टडी फिजिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। वह जो है उनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था जो तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वरम बहुत फेमस जगह है, आपको पता होगा, यह रामायण से जुड़ी कहानी है रामेश्वरम की। रामेश्वरम ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे भगवान राम जो है जस्ट लंका जाने के पहले जो है तप किए थे, ताकि जो है समुद्र पे पुल बनाया जा सके। आप लोग कहानी पढ़े होंगे, रामायण देखे होंगे तो, ठीक है। तो पुल बनाने के लिए जो उनका वो जो तप किए थे, 1-2 दिन का उनका 2 से 3 दिन का तप चला था जो रामेश्वरम में चला था। और वहाँ पे रामेश्वरम में आज भी बहुत ही विशाल मंदिर वहाँ पे बना हुआ है जहाँ पे वो शिव भगवान की आराधना किए थे, और वो प्रसिद्ध मंदिर है पूरे भारतवर्ष में। और रामेश्वरम जो है वो भारत का लास्ट छोर पड़ता है, उसके आगे कुछ दूर तक रास्ता जाता है और वहीं पे जो है उसके आगे फिर रास्ता है ही नहीं। वहाँ पे समुद्र आ जाती है और समुद्र के बाद जस्ट अगर समुद्र हम लोग क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे श्रीलंका जो दूसरा देश है वो आता है। वही पहले जो है लंका के नाम से जाना जाता था और अब उसका नाम श्रीलंका है। एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग,
और वो तो फिजिक्स पढ़े, उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी बने। ही स्पेंड द नेक्स्ट 4 decades एज अ साइंटिस्ट एंड साइंस एडमिनिस्ट्रेटर। और फिर 4 दशक तक वो 40 साल लगभग जो है एक साइंटिस्ट के रूप में और साइंस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वो कार्यरत रहे, मेनली एट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। देखो हमारे भारत देश में DRDO नाम का एक साइंस का ब्रांच है। DRDO क्या करता है, इसका पूरा फुल फॉर्म जो होता है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डिफेंस का मतलब सुरक्षा से है, तो सुरक्षा का मतलब ये होता है जब कभी भी मान के चलो एक देश की दूसरी देश से लड़ाई होती है, उसमें कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और उसमें कई सारे हथियार का आविष्कार करना और भी कई सारी चीजों को बनाना, उसका आविष्कार करना, वो सारे काम DRDO देखती है। जो कि इसका जो मेन ऑफिस जो है वो आपके बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में इसका मेन ऑफिस है DRDO का। और बोले तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो एक ऐसी डिपार्टमेंट है साइंस की जहां पे जो है वो डिफेंस से रिलेटेड, मतलब कि सुरक्षा से रिलेटेड जो भी चीजें आविष्कार की जाती है वो वहीं पे होता है। आपको मूवी एक पता होगा, अभी हाल में एक आया था मूवी सर्जिकल स्ट्राइक देखे होंगे। उसमें सर्जिकल स्ट्राइक में एक पक्षी दिखाया था। पक्षी जो थी वो पक्षी को उड़ाकर भेजा गया था पाकिस्तान में ये देखने के लिए, और उसपे एक कैमरा लगा हुआ था जिससे ये पता चल रहा था कि कहाँ पे कौन से जो है नक्सली वो छिपे हुए हैं। तो वो नक्सली को देखने के लिए वो आविष्कार किया गया था और वो DRDO के द्वारा बनाया गया था। ये पूरा जो है वो उसमें दिखाया गया। आप नहीं देखे होंगे तो वो सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देख सकते हो, जो आपके लिए बहुत अच्छा मूवी है, जिसमें आपको ये पता चलता है कैसे जो है DRDO काम करती है और हर एक हमारे जो फौजी जो जितने भी डिफेंस डिपार्टमेंट होते हैं वो कैसे वर्क कर रहे होते हैं। एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO। अब उसके बाद वो दूसरे जो जिसमें जुड़े हुए थे वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, इसरो अभी जस्ट फेमस हुआ था। आपको पता होगा जब चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ वो इसरो ही लॉन्च किया था। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरिक्ष से रिलेटेड जितने भी आविष्कार किए जाते हैं, जो भी खोज की जाती है वो सारे जो है वो इसरो देखती है। हमारे पूरे भारत देश का जो साइंस से स्पेस से रिलेटेड जो भी आविष्कार होते हैं, जो भी चीजें खोज की जाती है वो सारा इसरो देखने का काम करता है, ठीक है। तो वो है हमारा ये देश का एक स्पेस एजेंसी जिसमें वो जो है बहुत दिनों तक उसमें भी कार्यरत रहे थे। एंड वॉज इंटीमेटली इन्वॉल्व इन इंडियन सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एंड मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट एफर्ट्स। और उसके बाद इंटीमेटली देखा जाए तो वो इन्वॉल्व भी थे इंडिया के सिविलियन स्पेस प्रोग्राम में, जो भी अंतरिक्ष का जो प्रोग्राम चला था, अंतरिक्ष ये सब कुछ यान ये सब भेजने का उस पर। और उसके बाद मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट का, जैसे देखो मिसाइल मैन भी उनको बोला जाता है क्योंकि मिसाइल ये सब से रिलेटेड जो भी चीजें होती थी हर एक में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। He thus came to be known as the Missile Man of India and for his work on the development of बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। और वह इस रूप में जो है वो उनको एक नाम दिया गया था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का, क्योंकि वो मिसाइल से रिलेटेड कई सारी चीजों में वो पार्ट लिए थे और अपना बहुत बड़ा योगदान उसमें दिए। तो तब से जो है उनका नाम, जो नीक नेम एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग, उनका नाम रखा गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। उनके इस वर्क के लिए, उस काम के लिए जो कि बैलिस्टिक मिसाइल का डेवलपमेंट था और लॉन्च थी व्हीकल टेक्नोलॉजी की। ही ऑल्सो प्लेड अ पायोवाइटिकल ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निकल एंड पॉलिटिकल रोल इन इंडियाज पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। देखो पोखरण 2 एक न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, न्यूक्लियर आइटम बम जिसको बोलते हैं, उसका टेस्ट किया गया था जो 1998 में। उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, उसमें भी जो है वो ये जो है बहुत बड़ा अपना योगदान दिए थे। द फर्स्ट इज द ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट बाय इंडिया इन 1974। पहला जो ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था भारत के द्वारा। भारत के पास पहले जो है आइटम बम नहीं थी। आइटम बम जो है जैसे
ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र होता है, सुने होगे। वो जैसे पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है, वैसे आइटम बम में भी इतना पावर होता है ना, जो अगर एक बार किसी देश पे गिरा दिया जाए या किसी जगह गिरा दिया जाए तो उससे बहुत बड़ा क्षेत्र, मान के चलो यहाँ पे अगर आइटम बम गिरा तो तिलैया से छोड़कर और भी कई सारे जगहों तक वो उसका असर फैलता है। और ये पहला आइटम बम नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था। दूसरे देश के द्वारा जब लड़ाई हो रही थी वहां पे दूसरे देश से, तो हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था ये पहला आइटम बम, जिस टाइम के बाद आज भी उस आइटम बम का असर है। आज भी जितने भी बच्चे वहां पे जन्म लेते हैं, जितना भी वहां पे जो लोग या जानवर जन्म लेते हैं, आज भी उनकी स्थिति जो होती है वो बहुत दयनीय होती है। कोई आंख से अंधा होता है, किसी का पाँव नहीं, पैर नहीं होता, अगर पाँव है तो पैर सीधा नहीं है, और हाथ है तो हाथ सीधा नहीं है, मतलब आज भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है उसका। किसका? आइटम बम देखो, जैसे एक देश की दूसरी देश से दुश्मनी हो जाती है, तो दुश्मन होने की वजह से क्या करते हैं, एक देश दूसरा देश का नुकसान चाहता है, तो नुकसान चाहने के लिए, तो नुकसान चाहते हैं तो क्या करते हैं, नुकसान करना चाहते हैं, तो एक दूसरे का जब नुकसान करते हैं तो यही वजह है, तो वहां पे वो दुश्मनी की वजह से वो आइटम बम गिराया गया था, ठीक है। और कई बार कई देश अभी जो है अगर किसी से लड़ाई होती है तो आइटम बम का सबसे पहले वो धमकी देते हैं, और आइटम बम एक ऐसा मतलब घातक होता है जो बहुत बड़ा नुकसान करता है, बहुत बड़ा हानि पहुंचाता है उस जगह को और उसके आसपास के कई सारे इलाकों को। हाँ, Kalam was elected as the 11th president of India in 2002 with the support of both the ruling party Bharatiya Janata Party and then opposition Indian National Congress। अब देखो 11th प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें चुना गया था 2002 ईस्वी में, जो दोनों पार्टी के द्वारा, एक तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के द्वारा भी और दूसरा कांग्रेस के द्वारा भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। Widely referred to as the people's president, he returned to his civilian life of education। और जब वो तो बहुत बड़ा योगदान दिए प्रेसिडेंट के रूप में, उसके बाद जब सिविलियन लाइफ में एजुकेशन का वापस आ गए, मतलब शिक्षा से जुड़े हुए वो जीवन में आ गए, जहाँ पे वो जो है शिक्षा भी दिए बहुत लोगों को। राइटिंग एंड पब्लिक सर्विस आफ्टर अ सिंगल टर्न। अब एक सिंगल टर्न के बाद वो जो है पब्लिक से जुड़ गए और पब्लिक की सेवा में बहुत बड़ा योगदान दिए। देखो वो एक ऐसे इंसान थे, भले वो मुस्लिम थे, लेकिन कभी भी ये महसूस नहीं होने देते थे कि हम मुस्लिम हैं। वो हर एक धर्म को इक्वल मानते थे और हर एक धर्म के लोग जो है उनको पूजते थे, मतलब उनका सम्मान करते थे। जब उनकी मृत्यु हुई थी, और उनकी मृत्यु जो है वो जो है उनके एज के हिसाब से नहीं, उनकी मृत्यु जो है हार्ट अटैक से हुई थी। एक जगह था जो अभी हम लोग आगे जानने वाले हैं, जहाँ पे वो भाषण देने के लिए गए थे और वहीं पे उनको हार्ट अटैक की आती है, और हार्ट अटैक आने के बाद वहीं पे वहां से जब उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। एंड पब्लिक सर्विस आफ्टर अ सिंगल टर्म ही वॉज अ रेसिपिएंट of several prestigious awards including the भारत रत्न, India's highest civilian honor। देखो, और उनको बहुत ही बड़े बड़े सम्मान भी दिए गए। भारत का सबसे मुख्य सम्मान, जो आम लोगों का एक सम्मान होता है, नागरिकों का जो सम्मान होता है, सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न, जिनसे उनको सम्मानित किया गया था। While delivering a lecture at the Indian Institute of Management शिलोंग, जबकि जब वो एक स्पीच को, एक लेक्चर को डिलीवर कर रहे थे, जब वो लेक्चर दे रहे थे, और वह जगह थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग का इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट था। जब कलाम collapsed and died from an apparent cardiac arrest on 27 July 2015 aged 83 एज में, यानी 83 साल जब उनकी जा रही थी, उसी टाइम उनको कार्डियक अरेस्ट आया था, यानी कि हार्ट अटैक। और वहीं पे स्पीच देने के दौरान वहां पे हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु जो है 27 जुलाई 2015 ईस्वी में हो गई। और उनका उम्र जो था उस टाइम लगभग 83 साल का था, यानी कि 83 ईयर्स का। Thousands, including national level dignitaries, attended the fund ceremony held in his hometown of Rameswaram,
where he was buried with full state honors. लगभग हजारों की संख्या में जो वहाँ पे राष्ट्रीय लेवल डिग्निटीज थी, यानी जितने भी महान लोग थे, जितने भी पद प्रतिष्ठा वाले लोग थे, नेतागण और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग, वो सारे लोग उनकी अंत्येष्टि में आए थे। यानी उनका जब अंतिम कर्म किया जा रहा था तो उस टाइम जो है वो बहुत लोग वो सारे इकट्ठा हुए थे। कहाँ पे हुआ था? उनके होम टाउन में हुआ था, रामेश्वरम का। रामेश्वरम ही था उनका जन्म स्थल, वेयर ही वॉज बरीड विथ फुल स्टेट ऑनर, और एक राजकीय सम्मान के साथ। आपको पता होगा जब कोई बड़े नेता लोग मरते हैं, डेट करते हैं, या कोई महान ऐसे लोग जो कि हर एक लोग के लिए, पूरी भारत देश या दुनिया के लिए कुछ करके जाते हैं, उनको लोग बहुत बड़ा सम्मान देते हैं। अगर किसी सैनिक की मृत्यु होती है तो उनको भी बहुत ही आदर सम्मान के साथ विदाई दी जाती है जब वो शहीद हो जाते हैं। तो उसी आदर सम्मान के साथ जो है इनका भी जो है इनकी भी विदाई की गई और इनको दफनाया गया था, क्योंकि मुस्लिम लोग में जो है वो दफनाने की प्रक्रिया होती है। हम लोगों में जलाया जाता है, लेकिन उन लोगों में दफन किया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न टू अ तमिल मुस्लिम फैमिली। देखो अब उनके बारे में थोड़ा और कुछ। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उनका जन्म एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था इन द स्मॉल टाउन ऑफ रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम का एक छोटा सा शहर था, लोकेटेड ऑन एन आइलैंड ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथर्न जो कोस्ट है, तट है, उसी साइड में उनका जन्म हुआ था। हिज फादर जैनुलब्दीन वाज अ बोट ऑनर। देखो उनके जो पिताजी थे जिनका नाम जैनुलब्दीन था, क्या नाम था? जैनुलब्दीन, और जो कि एक बोट ऑनर थे, यानी बोट चलाते थे। एंड इमाम एट अ लोकल मॉस्क व्हाइल हिज मदर अशीमा वाज अ हाउसवाइफ। और उनके पिताजी एक इमाम भी थे। इमाम क्या होता है? तो इमाम देखिए, मुस्लिम लोग में जो प्रार्थना करवाते हैं, जो नमाज अदा करते हैं, उनको हम लोग इमाम बोलते हैं। तो इमाम थे, तो उनके पिताजी जो थे वो इमाम भी थे, जो कि मुस्लिम लोगों को वहां पे मस्जिद ये सब में जाकर वो नमाज अदा करते थे। ठीक है, तो लोकल जो मॉस्क होती थी, मस्जिद होती थी, वहां पर जाकर वो नमाज बोलते थे। आगे हम लोग देखते हैं, तो इमाम एट अ लोकल मॉस्क वाइल हिज मदर आशियामा वाज अ हाउसवाइफ। उनकी माँ का नाम इमाम नहीं, आशियामा था। इमाम जो है उनको बोलते हैं जो मस्जिद में रहते हैं, और उनकी माँ का जो नाम था वो आशियामा था, जो एक हाउसवाइफ थी। कलाम वाज द यंगेस्ट ऑफ 4 सिबलिंग्स। 4 भाई बहनों में से सबसे बड़े जो थे वो कलाम थे, सबसे छोटे जो थे वो कलाम थे। एंड हिज फैमिली लिव्ड इन रिलेटिव पॉवर्टी। और उनकी फैमिली जो रहती थी वो रिलेटिव पॉवर्टी में रहती थी। मतलब पहले ही बताया कि उनका फैमिली जो था वो कोई ज्यादा अमीर फैमिली नहीं था, तो वो ऐसी फैमिली थी उनकी कि रिलेटिव से भी जो है हेल्प मिलना बहुत मुश्किल था। मतलब रिलेटिव से कई लोग ऐसे होते हैं ना, गरीब तो होते अच्छी बात है, चलो यहाँ तक ठीक है कुछ हद तक कि गरीब है, तो उस टाइम ज्यादा दूसरे अपने रिलेटिव से मदद मिल जाती है, लेकिन इनको जो है रिलेटिव से भी मदद मिलना बहुत मुश्किल था। इसलिए बोला गया कि वो जो बिलोंग करते थे वो रहते थे रिलेटिव पॉवर्टी में। डिस्पाइट हिज हम्बल बिगिनिंग्स, एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ ब्राइट स्टूडेंट हु एक्सेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। और उनके हम्बल बिगिनिंग के शुरुआत में ही, यानी या जो एक अच्छा शुरुआत हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम का, वह एक ब्राइट स्टूडेंट थे। सबसे पहला वह बहुत ही अच्छे एक छात्र थे जो कि मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत अच्छे थे। He studied physics at St. Joseph's College in तिरुचिरापल्ली and graduated in 1954। और वह जो है फिजिक्स पढ़े एट सेंट जोसेफ कॉलेज जो कि तिरुचिरापल्ली में है, एंड ग्रेजुएटेड इन 1954। और ग्रेजुएट किए थे 1954 ईस्वी में। आफ्टरवर्ड ही मूव टू मद्रास। और इसके बाद जो है वो मद्रास की तरफ चले गए एंड स्टडीड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद वहां पे जाकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं मद्रास में जाकर।
In 1952, APJ Abdul Kalam earned a degree in aeronautical engineering and joined the Defense Research and Development Organization DRDO as a scientist. और उसके बाद 1958 ईस्वी में एपीजे अब्दुल कलाम जो थे अर्नड अ डिग्री, और एक डिग्री उनको मिल गई इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उनको डिग्री मिलने के बाद वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गए, यानी कि डीआरडीओ में जो है उनका स्थान बन गया, और एज अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के रूप में, मतलब एक वैज्ञानिक वो बन गए। उसके बाद थॉट ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। अब कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे उनके विचार जो हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले हम बताएं, वो बच्चों से है ना जहाँ पे भी जाते थे तो ज्यादातर उनकी कोशिश होती थी कि बच्चों के ग्रुप में जाना, जहाँ पे बच्चे ज्यादा से ज्यादा हो, जैसे स्कूल में जाना, कॉलेजेस में जाना, और भी कई जगहों पे जाना। एक बार की बात है, एक बच्चा था जो एक सवाल करता उनसे कि क्या आपको डर नहीं लगता कि जब आपके पास सारे बच्चे जब आपसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं और अलग अलग क्वेश्चन कर रहे होते हैं। देखो, बच्चा जो होता है ना, वो एक ऐसा बोल सकते, एक ऐसा बंदा होता है पूरी दुनिया में जिसके पास हजारों क्वेश्चंस होते हैं, जिसको जो क्वेश्चन कोई एक बड़ा इंसान नहीं आ सकता, उसके माइंड में नहीं आ सकता। अगर वो आता भी है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत बड़ा बात है, क्योंकि जो जिसके मन में क्वेश्चंस होगा वही आगे चल के बड़ा बनेगा। क्योंकि जब क्वेश्चन ही नहीं आपके पास तो इसका मतलब है आप किसी लायक नहीं हो, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब है कि आप किसी चीज पे ध्यान नहीं देते। अगर कोई घटना आपके पास घटती है, क्यों घट रही है, क्या वजह रही, जब आपके पास क्वेश्चन ही नहीं रहेगा तो क्या कभी आप जान पाओगे उस चीज के बारे में? कभी आप रिसर्च करने का सोचोगे? अगर आज पंखा घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? अगर आज कोई साइंटिस्ट, अगर कोई आज आपको यहाँ पे देखो, आज आपको पंखा घूमते हुए दिख रहा है, बल्ब जल रही है, आप अंधेरे में नहीं हो, रोशनी में हो, इसकी वजह से कोई ना कोई तो था जो सोचा होगा कि अंधेरे से कैसे दूर रहा जा सकता है। कोई तो होगा जो सोचा होगा कि जब हम लोग बाहर ना हो, हम लोग कमरे में हो, तो कौन सा ऐसा चीज करे जिससे हम लोगों को गर्मी ना लगे। ठीक है, तो कोई तो एक ऐसा बंदा होगा। समझ में आ रहा है? अगर आज हमको इतना सुख सुविधा मिल रहा है तो किसी न किसी वजह से, किसी न किसी व्यक्ति की वजह से, तो वही चीज वो जवाब दिए थे कि हमको डर नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन करता है तो। क्योंकि जब कोई क्वेश्चन कर रहा होता है तो साथ में हमको क्या होता है, हमको भी ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। अगर मान के चलते हैं तुम लोग क्वेश्चन मेरे से करोगे, हम डर जाएंगे या तुम लोग को डांट के चुप करवा देंगे, हम सीख पाएंगे और एक्स्ट्रा नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है दुनिया में। नॉलेज इतनी बड़ी है कि कोई एक इंसान 50 जन्म भी ले लेगा लेकिन पूरा नॉलेज वो गेन नहीं कर सकता, पूरी दुनिया का नॉलेज वो प्राप्त नहीं कर सकता। नॉलेज कोई इतना छोटा सा चीज नहीं है, नॉलेज बहुत बड़ी होती है। इसलिए कभी भी कहीं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो घबराना नहीं चाहिए। आप दिमाग लगाओ, ढूंढो, कहीं ना कहीं से आंसर जरूर मिलेगा। नहीं मिलता आप उसको कहीं दूसरे से पूछो, कहीं दूसरी जगह ढूंढो, गूगल पे ढूंढो या कहीं पे ढूंढो, लेकिन जवाब देने का कोशिश करो। सबसे पहला बात, बेइज्जती फील होगी वो मत सोचो कि हम जवाब नहीं दिए तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी, या जैसे मान के चलो अभी आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, हम डायरेक्ट बोल देंगे कि नहीं हम नहीं पता, हम डांट के चुप करवा देंगे, हम क्योंकि हमको बेइज्जती लगेगा हम नहीं जवाब दे पाए तो वैसा नहीं करना है। तो मेरा हमेशा इसलिए कोशिश रहता है कि क्वेश्चन पूछने देते हैं बच्चों को। ठीक है, बेइज्जती से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बेइज्जती से नहीं डरता ये सब चीजों में वही आगे बढ़ता है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त कर पाओगे। मान के चलो आप कोई ऐसा क्वेश्चन कर दिए, हो सकता है हमको ना आता हो, और हम अगर उसको ढूंढ कर कहीं से लेकर आएंगे तो साथ में एक तो आपको भी उसका आंसर मिल गया, साथ में क्या होगा, मेरा भी नॉलेज बढ़ जाएगा। जो चीज हमको पता नहीं थी वो भी हमको पता चल जाएगी। अब उनके कुछ था। पहला था, अम्ब्रेला कांट स्टॉप द रेन बट कैन मेक अस स्टैंड इन रेन। कॉन्फिडेंस मे नॉट ब्रिंग सक्सेस बट गिव अस पावर टू फेस एनी चैलेंज इन लाइफ। देखो, छाता वो जो है बारिश तो रोक नहीं सकती, बारिश रोक सकती है क्या छाता? नहीं रोक सकती, लेकिन फिर भी एक ढाल का काम कर सकती है, एक ढाल बन जाती है मेरे लिए जिससे हम बारिश से बच जाते हैं। वैसे ही कॉन्फिडेंस, हम बोलते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा रखो, अपने आप पे विश्वास।
अगर हम मेरे आप खुद पे विश्वास होगा, इतना जरूर है एक दिन हम लोग जरूर सफल होंगे। तो कॉन्फिडेंस भी जो है आपको सफलता नहीं दिलाती, लेकिन आपको सफल होने के लिए साहस देती है। आपको वो कॉन्फिडेंस रख लोगे तो सफल थोड़ी हो जाओगे। अगर आप बोलोगे कि नहीं हम ये चीज कर लेंगे, सफल होकर जाओगे, नहीं होगे, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो लेकिन कॉन्फिडेंस काम क्या करती है, आपको एक विश्वास दिलाती है कि हाँ ये चीज हार्ड नहीं है मेरे लिए, इस चीज को हम कर सकते हैं। वही कॉन्फिडेंस का काम है। भले वो आपको सफलता नहीं दिला सकती, लेकिन आपके अंदर एक होप जगा सकती है, एक आशा जगा सकती है, एक विश्वास जगा सकता है कि आप भी या हम भी कुछ कर सकते हैं आगे। सेकेंड थॉट, END, एंड का मतलब इज नॉट द एंड, इट फैक्टर। END मीन्स एफर्ट नेवर डाइज। एंड का मतलब खत्म नहीं होता। END जब हम लोग बोलते हैं यानी एंड का मतलब कभी खत्म नहीं होता। इसका फुल फॉर्म रियल मायने में देखा जाए तो एंड का मतलब है एफर्ट नेवर डाइज, यानी प्रयास कभी भी मरता नहीं है। आप अगर बार बार कोशिश करते रहोगे, एक टाइम जरूर आएगा ऐसा जब आप बहुत ही सक्सेसफुल होगे। और जितने लोग आपको ताना मारते आज नजर आ रहे हैं, वो एक दिन आपको जो है सैल्यूट करते नजर आएंगे। इसलिए जो है एंड का मतलब कभी खत्म नहीं होता। थर्ड नंबर, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी भी किसी भी किताब को उसके कवर से जज मत करो कि वो किताब कैसी है। इसका मतलब है कभी भी बच्चों को या किसी भी इंसान को उसके सामने से उसको देखकर जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या नॉलेज पड़ी है वो कोई नहीं जानता। वो बच्चा क्या कर सकता है या कोई इंसान क्या कर सकता है आगे चल के, किसी को नहीं पता। क्योंकि समय में इतना पावर होता है कि वो हीरे एक कोयले को भी हीरा में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए जो है कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। इसी में है डोंट जज अ स्टूडेंट बाय हिज परसेंटेज। कभी भी बच्चों को परसेंटेज से आंकना नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, कभी भी परसेंटेज पे मत जाओ कि आज मेरा कम परसेंटेज आया। आप ज्यादा मेहनत करो, आप भी ज्यादा परसेंटेज ला सकते हो और कुछ अच्छा कर सकते हो। कम परसेंटेज वाले भी बहुत अच्छा कर जाते हैं अगर मेहनत कर पक्का होता है। फोर्थ नंबर, यू शुड नॉट गिव अप एंड यू शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। सबसे पहला, आपको जो है कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो अपने आप को त्याग देते हैं, मतलब छोड़ देते उस चीज से, बोल देते ये हमसे नहीं होने वाला। तो उस चीज से बचना है, उससे हम लोगों को छुटकारा नहीं पाना। हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को जो है उस प्रॉब्लम से हारने नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आई है तो उससे लड़ना सीखो, उससे हारना नहीं। फिफ्थ नंबर, नेवर फील सैड अबाउट लूजिंग एनीथिंग इन लाइफ। कभी भी जीवन में कुछ खो दो तो कभी अफसोस मत करो। कभी भी जीवन में कुछ खो देते हो तो अफसोस मत करो, क्योंकि whenever a tree loses a leaf, a new leaf grows in its place। जब कभी भी पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं तो उसी जगह पे नए पत्ते निकल आते हैं। इससे अगर बाय चांस कभी आपके पास कोई प्रॉब्लम आया, कुछ खो देते हो, तो उसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप उससे भी अच्छा कर सकते हो। सिक्स नंबर, जो लोग जिम्मेदार, सरल, ईमानदार और मेहनती हैं, उन्हें ईश्वर द्वारा विशेष सम्मान मिलता है, क्योंकि वे इस धरती पर उसकी श्रेष्ठ रचना है। देखो, ये जो है एक सबसे अच्छा, जब आप जिम्मेदार होते हो, आप ईमानदार होते हो और मेहनती होते हो, तो ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा भी उन्हें एक स्पेशल आशीर्वाद दिया जाता है। मतलब उनका भी साथ भगवान खुद दे रहे होते हैं। आलसी लोगों का कभी भगवान साथ नहीं देते। तो ये चीज हम लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा मेहनत से पीछे भागना नहीं, मेहनत करते रहना है, साथ में उस पे विश्वास रखना, ऊपर वाले पे। सेवेंथ नंबर, दूसरों का आशीर्वाद प्राप्त करो, माता पिता की सेवा करो, बड़ों का और शिक्षकों का आदर करो, अपने देश से प्रेम करो, इनके बिना जीवन अर्थहीन है। मतलब हमेशा जो है दूसरों का, यानी जो बड़े हैं आपसे, उनका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करना चाहिए। और आशीर्वाद तभी मिलेगा जब उनका आप आदर करोगे। और खास करके अपने माँ बाप का हमेशा आशीर्वाद लो, और साथ में अपने से बड़ों का और शिक्षकों का आदर करो, और अपने देश से जो है वो हमेशा प्रेम करो। और इनके बिना नहीं तो क्या होगा, आपका जीवन पूरी तरीके से अर्थहीन हो जाएगा। बस आज में इतना ही, बाकी कल हम लोग नेक्स्ट पोएम अब स्टार्ट करेंगे, जो कि कल आप लोग का पोएम का एंड हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे ही अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आगे आने वाली वीडियो में हम माय मदर पोयम को अच्छे से समझने वाले हैं।
तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यह वीडियो मिल सके और वह माय मदर पोयम को समझ सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।